सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, यानी एक यूनिट कंप्लीट हो गई आपकी। एक यूनिट में 4 लेसन थे और वो कंप्लीट हो गए। और मेरे को लगता है कि शायद आपने जो मैंने यहाँ पॉइंट बताए उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। नहीं बनाए हों तो बना लेना, अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस के अनुसार है। प्रिय छात्रों, कोरोना के कारण अभी तक ये भी नहीं पता अपने को कि सिलेबस कितना कम किया जाएगा, कौन कौन से चैप्टर हटाए जाएंगे, लेकिन फिर भी अपन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। जब आएगा सिलेबस हट गए या कट के, उस समय देखेंगे कौन सा लेसन हटा है और कौन सा नहीं हटा। लेकिन अभी तक अपन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। क्लियर? आज नई यूनिट शुरू करते हैं और नई यूनिट का 5वां लेसन है और उस 5वें लेसन का नाम है पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। तो जो 5वां लेसन है उस 5वें लेसन का नाम है पादप जल संबंध, जिसे प्लांट वाटर रिलेशन कहते हैं। देखिए, इस लेसन में अपन ये देखेंगे कि पादप और जल के मध्य क्या रिलेशन पाया जाता है, क्या संबंध पाया जाता है। आपको यह भी पता होगा कि जीवन के लिए जल एक अनिवार्य पदार्थ होता है। आपको यह भी पता है कि जिस प्रकार से किसी जीव की उत्पत्ति 5 तत्वों से होती है और उन 5 तत्वों के अंदर एक जल भी आवश्यक होता है। देखिए, जो जल होता है वो प्रत्येक जीव की जैविक क्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करता है। जीव चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो एक कोशिके हो, चाहे वो बहुकोशिके हो, चाहे वो विशालकाय हो, चाहे वो पादप हो, सभी के अंदर जो जैविक क्रिया होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो सजीव होगा उस सजीव की एक विशेषता होती है कि उसमें जैविक क्रियाएं होती हैं। शरीर में कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उन जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब जल एक अनिवार्य यौगिक होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो सभी के लिए आवश्यक होता है। तो अब यह देखना पड़ेगा कि इस जल में ऐसी कौन कौन से गुण होते हैं, जल की ऐसी कौन कौन सी विशेषता होती हैं जो वो सभी जीवों के लिए अनिवार्यता उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे कि जल की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो अपना पॉइंट आता है जल की विशेषताएं। जल की विशेषताएं, इस पॉइंट में अपन देखेंगे कि जल की कौन कौन सी विशेष प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और उसी गुण के कारण जो जल होता है वो सभी जैविक क्रियाओं में आवश्यक होता है। क्लियर? देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो ये है, पहली जो विशेषता है वो ये है, प्रथम, कि जो जल होता है उस जल की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति की, यानी पोलर नेचर पाई जाती है किसकी? जल की। देखिए, प्रकृति 2 होती है, एक होती है पोलर और एक होती है नॉन पोलर, यानी ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो जो ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय जो पदार्थ होते हैं जिनकी नेचर ध्रुवीय होती है, जैसे बेंजीन है, ईथर है, जल है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ को स्वयं के अंदर क्या कर लेते हैं? घोल लेते हैं। और घोलने के कारण ये किसका कार्य करते हैं? विलायक का कार्य करते हैं। तो इसका मतलब जो जल होता है, जल भी किसकी तरह कार्य करता है? विलायक का कार्य करता है, एक माध्यम का कार्य करता है। और वो विलायक किस गुण के कारण से होता है? उसमें ये ध्रुवीय प्रकृति के कारण ये गुण उसमें पाया जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद में दूसरा आता है, दूसरी जो विशेषता है इसकी वो है हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। देखिए,
जो बॉन्ड होता है वो जल के अणुओं के मध्य, जल के अणुओं में आपको देखा होगा दो परमाणु होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। और साथ में देखा होगा कि जल के अणु आपस में भी जुड़े होते हैं, तो इनके मध्य एक दुर्बल बंध पाया जाता है जो बहुत ही कम ऊष्मा लेकर के टूट जाता है, और उस बंध का नाम है हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध के कारण जो जल का अणु है वो आपस में जुड़ा होता है, और हाइड्रोजन बंध की एक विशेषता होती है कि हाइड्रोजन बंध एक दुर्बल प्रकृति के बंध होते हैं जो हल्की ऊष्मा लेकर के, ताप लेकर के और ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। क्लियर? फिर तीसरा आता है सार्वत्रिक विलायक, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये एक ऐसा जल एक ऐसा पदार्थ होता है जो सभी पदार्थों को स्वयं के अंदर घोल सकता है, यानी अधिकांश जो पदार्थ होते हैं वो जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। तो इसको यूनिवर्सल क्या कहा गया है? विलायक कहा गया है। क्लियर? फिर अगली विशेषता आती है, वो ये है उच्च संसर्जन व ऑक्सीजन बल की उपस्थिति। यहां पर देखिए दो बल आ रहे हैं, एक आ रहा है संसर्जन और एक आ रहा है आंसजन। अब ये क्या होते हैं? कोएसिव और एडिसिव बोलते हैं इनको इंग्लिश में। इंग्लिश में इन्हें क्या कहा गया है? कोएसिव और एडिसिव। देखिए संसर्जन का मतलब यह होता है कि जब समान अणुओं के मध्य कोई बल हो, कोई आकर्षण बंध पाया जाता है, समान अणु आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसको कहते हैं संसर्जन बल। ठीक है? आंश, जैसे जल के दो अणु हों, जल के अणु दो हों और दोनों जल के अणु आपस में जुड़े हुए हों तो वो कहलाता है संसर्जन बल। आंशजन का मतलब यह होता है कि जब दो अलग अलग प्रकृति के अणु आपस में जुड़े हुए हों, जैसे मान लीजिए मृदा का अणु है और एक जल का अणु है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों की नेचर क्या है? अलग अलग है, तो ऐसे बंध को क्या कह देते हैं? आंशजन बल कहते हैं। क्लियर? तो ये जो गुण होता है संसर्जन और आंशजन, ये दोनों गुण किसमें पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। और इसी गुण के कारण, संसर्जन गुण के कारण आपने देखा होगा कि जो जल होता है वो लगातार बिना किसी गैप के कारण से एक धारा के रूप में, एक लाइन के रूप में नीचे से ऊपर की ओर चलता रहता है। क्लियर? क्यों देखा होगा आपने कि जब पानी के अपन धार डालते हैं तो इसके अणु एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि अपने को एक धारी से दिखाई देती है, लाइन से दिखाई देती है, और उसमें सभी अणु आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो उस धारा के अंदर देखा होगा सभी अणु किसके हैं? जल के हैं, और वो सभी अणु आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो कौन से बल से जुड़े हुए हैं? वो संसर्जन बल से। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जल मृदा में पाया जाता है, तो मृदा के अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो एक तो हो गया मृदा का अणु और उसके अंदर हो गया जल का अणु, तो दो डिफरेंट अणु हो गए, एक मृदा और एक जल। उन दोनों के मध्य जो आकर्षण पाया जाता है वो कहलाता है आंशजन बल। क्लियर? उसके बाद में आता है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। पांचवा जो गुण आता है वो है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है, और इस उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही आपने देखा होगा कि पानी की जो भाप होती है वो भाप जब किसी के संपर्क में आती है तो भाप से अपन जलते हैं तो बहुत तेज जलन होती है, जबकि वैसे टेम्परेचर इतनी जलन नहीं होती, बल्कि पानी की जो भाप होती है उससे जब जल जाता है व्यक्ति तो उसकी भाप बहुत ही जलन उत्पन्न करती है। वो किस कारण से उत्पन्न करती है? वो विशिष्ट ऊष्मा के कारण, और ये विशिष्ट ऊष्मा इसकी क्या पाई जाती है? हाई पाई जाती है। फिर उसके बाद में अगला गुण आता है वो है उदासीन नेचर, उदासीन प्रकृति। देखिए पीएच के आधार पर किसी भी पदार्थ की तीन नेचर पाई जाती है। तीन नेचर कौन कौन सी है? एक होती है अम्लीय, एक होती है उदासीन, और एक होती है क्षारीय। एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। देखिए पीएच देखी होगी आपने 0 से लेकर के और 14 तक पाई जाती है। कितने तक पाई जाती है? 14 तक। पीएच क्या दिखा रहा है? पीएच की बात कर रहे हैं।
तो यदि अपन 0 से 7 तक 7 से पहले की बात करें, इसकी बात करें, तो ये जो पीएच होती है तो वो किसको दर्शाती है? अम्लीय को। और यदि 7 से ऊपर की बात करें तो वो किसको दर्शाती है? क्षारीय को। और जब किसी पदार्थ की जो पीएच है वो यदि 7 हो तो वो कहलाता है उदासीन। तो जल की पीएच 7 होने पर वो कौन सी श्रेणी में आ जाता है? उदासीन में आ जाता है। और उदासीन जो पानी होता है वो अपना शुद्ध रूप में होता है। तो सबसे शुद्ध रूप में देखें तो जिसकी पीएच 7 होती है या उदासीन प्रकृति का होता है वो सबसे शुद्ध होता है। क्लियर? फिर उसके बाद में आता है, उसके बाद में अगला जो प्रॉपर्टीज है 7 नंबर की, वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उच्च घनत्व। ये भी ध्यान रखना, देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, कंपटीशन के लिए भी बढ़िया है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर जल का अधिकतम घनत्व होता है, कितने टेम्परेचर के ऊपर उसका मैक्सिमम डेंसिटी होती है, अधिकतम घनत्व कितने टेम्परेचर पे। कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है इस बात का, और यह टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का अधिकतम क्या होता है? घनत्व होता है। यह भी उसकी क्या है कि प्रॉपर्टी है। इसके बाद में यह भी है कि तापक्रम की जो एक निश्चित परास होती है, देखिए अगली जो आती है विशेषता वो 8 नंबर की, वो ये है कि तापमान की निश्चित परास, परास को आप रेंज भी कह सकते हो। इंग्लिश में परास को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। क्लियर? तो एक निश्चित परास के अंदर, निश्चित परास के अंदर जल की 3 अवस्था होती हैं। जल तीनों अवस्था में होता है, तीनों अवस्थाओं में उपस्थित होता है। ठीक है? अब 3 अवस्था कौन कौन सी हैं आपको भी पता है। तीनों अवस्था देखिए, तीनों, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैसीय अवस्था होती है। इस प्रकार से जो जल होता है वो तीनों अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। और ये जो तीनों अवस्था होती हैं वो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करती हैं? ताप पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। आपको पता है कि जैसे 3 रूप आपने देखा होगा, एक बर्फ का रूप देखा होगा। बर्फ भी किसकी बनी होती है? जल की बनी होती है। इसके अलावा एक पानी जो अपन पीते हैं वो भी द्रव्य अवस्था फॉर्म में होता है। और इसके अलावा जब पानी को अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसकी भाप बनती है, वाष्प बनती है, तो वो कौन से फॉर्म में आ जाता है? वो गैसीय अवस्था में आ जाता है। अब ये जो तीनों अवस्था होती हैं वो डिपेंड किस पर कर रही हैं? वो डिपेंड कर रही हैं ताप पर। यदि टेम्परेचर मिनिमम होता है, माइनस में टेम्परेचर 0 डिग्री पे होता है, तो देखा होगा कि पानी होता है वो किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है, यानी ठोस अवस्था में आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर उसका बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसके जल के अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो हाइड्रोजन बंध क्या होगा? टूटेगा। क्योंकि उष्मा लेकर के वो बंध क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। टूटेगा तो जल के अणु क्या होंगे? दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे तो वो बर्फ क्या होगी? पिघलने लगेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी बर्फ है वो तरल अवस्था में आ जाएगी। किस अवस्था में आ जाएगी? तरल अवस्था में। उसके बाद में जब उसको फिर गर्म कर रहे हैं अपन, टेम्परेचर उसका लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो जल के अणु हैं वो और ज्यादा दूर चले जाएंगे, और ज्यादा दूर चले जाएंगे, तो फिर वो कौन सी अवस्था में आ जाएगी? वो गैसीय अवस्था में आ जाएगी। तो इसका मतलब पानी है, जो जल है वो तीनों अवस्था में होता है, और वो अवस्थाएं डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर? ये जो आपको मैंने 6-7 जो बातें बताई, ये जल की विशेषताएं होती हैं। और इन्हीं विशेषताओं के कारण जो जल होता है वो सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक होता है, और इसी कारण इसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। प्रिय छात्रों, आपको पता है कि प्रत्येक प्राणी का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका जीव के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। और सभी जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो उस जीव द्रव्य में या प्रोटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जीव द्रव्य का लगभग 90% जो भाग होता है, 90% जो भाग होता है वो किसका बना होता है? जल का बना होता है। और यदि जल की मात्रा कम हो जाती है
जल की मात्रा कम होने पर उसकी जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं और जैविक क्रियाएं बंद होने पर कोशिका क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। इस प्रकार से कोशिका के मृत होने पर जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर। इसके बाद में यह भी देखा गया है कि उस जीव द्रव्य के अंदर कुछ ऐसी जैव रासायनिक या भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उन भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के लिए जल एक अनिवार्य तत्व के रूप में भाग लेता है। अब कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होंगी, कहने का मतलब सीधा है कि इस लेसन में अपन कौन कौन से पॉइंटों की स्टडी करेंगे। तो इस लेसन में देखिए अपन क्या क्या देखेंगे। जैसे एक पॉइंट आएगा आपका विसरण, क्या आएगा, विसरण आएगा। इसके बाद में आएगा पारगम्यता, पारगम्यता। पारगम्य के बाद में आएगा परासरण, परासरण। परासरण के बाद में आएगा जीव द्रव्य कुंचन व विकुंचन, और इसके अलावा अंतःशोषण। इस प्रकार से ये पॉइंट आपके लेसन में होंगे। एक विसरण है, पारगम्यता है, परासरण है, जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन है, इसके अलावा अंतःशोषण है। ये सारी कुछ भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं के लिए जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन, विसरण क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं विसरण, जिसको इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। विसरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के जो अणु होते हैं वे अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करते हैं, गति करते हैं। तो किसी पदार्थ के अणुओं का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्लियर। विसरण किस कारण से होती है, विसरण का कारण यह है कि किसी भी पदार्थ के जो अणु होते हैं उन अणुओं के अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा। और उस गतिज ऊर्जा के कारण जो पदार्थ के अणु होते हैं वो अपनी अधिक गतिज ऊर्जा से कम गतिज ऊर्जा की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। और कुछ समय के बाद में ये देखा है कि वो पदार्थ पूरे जो माध्यम होता है, जो माध्यम या विलय कह सकते हैं, उसके अंदर समान मात्रा के अंदर क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। इसको इस प्रकार से देख सकते हो आप। एक जनरली उदाहरण ले अपन, जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है, ये क्या है, एक कमरा है, रूम है, ये कमरा है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक ही एग्जांपल से दो उदाहरण बताऊंगा आपको मैं। यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक बोतल है, ये बोतल है, और इस बोतल के अंदर या तो मान लीजिए अमोनिया भरी है। एक बार मैं अमोनिया का उदाहरण देता हूं आपको। जैसे ये मान लीजिए रूम है, इस रूम के अंदर दो चीजें होती है, एक चीज का ध्यान और रखना। जैसे आपने देखा होगा कोई भी सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, विलयन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। देखिए विलायक और विलेय क्या होते हैं। जब कोई पदार्थ, जो पदार्थ घुलता है, जो पदार्थ घुलता है, घुलने वाला तो क्या कहलाता है, विलेय। और जिसमें पदार्थ घुलता है, जिसमें पदार्थ घुलता है या वो पदार्थ जो स्वयं के अंदर विलेय को घोलता है, वो क्या कहलाता है, विलायक। विलायक और विलेय दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, विलयन। यहां पर कमरा है, अब कमरे के अंदर विलाय के रूप में क्या होगा, वायु होगी। यहां कमरे की बात करूं तो कमरे में विलय क्या है, वायु है, ठीक है, वायु फैली हुई है कमरे में।
अब विलेय के रूप में यहाँ क्या है, यहाँ पदार्थ क्या है, अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। इसका मतलब इस वायु में क्या घुलेगी, अमोनिया। क्या घुलेगी, अमोनिया। अब यहां देखो अमोनिया के अणु यहां पर ज्यादा है, जैसे चारों कोने हैं, इन चारों कोनों में अमोनिया की सांद्रता जो है, ये सांद्रता यहां क्या है, ज्यादा है, यहां ज्यादा है। सांद्रता का मतलब होता है उस पदार्थ के अणुओं की मात्रा या संख्या। तो यहां पर देखिए इस रूम में सब जगह यहां पर अमोनिया यहां ज्यादा है, जबकि अमोनिया के अणुओं की सांद्रता बाकी जगह क्या है, कम है। अब जब इस ढक्कन को अपन खोल देंगे, इस ढक्कन को खोलेंगे तो ये जो अमोनिया के अणु हैं वो क्या होंगे, बाहर फैलेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये पूरे रूम के अंदर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो इसका मतलब है क्या हुआ, इसको अपन इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी पदार्थ के अणुओं का या अमोनिया के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए अमोनिया की जगह आप सेंट की, मान लीजिए आप घरों के अंदर या अपने घर के अंदर देख लीजिए, कोई रूम है, उस रूम के अंदर सेंट की एक छोटी बोतल लीजिए, उस बोतल को आप एक कोने में रख दीजिए, ठीक है। अभी तक ये नहीं पता कि इस कमरे के अंदर सेंट है या नहीं है। आप क्या करना कि उस बोतल के ढक्कन को खोल दीजिए, खोलोगे तो एक जगह सेंट के अणुओं की संख्या क्या है, ज्यादा है, बाकी तीनों कोनों में सेंट के अणुओं की संख्या क्या है, कम है। तो उस सेंट के जो कण हैं थोड़ी देर के बाद में पूरे रूम के अंदर फैल जाएंगे। तो उस सेंट के अणुओं की जो गति है वो किधर से किधर हुई है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो ऐसे ही यदि किसी पदार्थ के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है तो उसको क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। इसके बाद में एक उदाहरण दूसरा और ले सकते हैं अपन। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका जार है, ये कोई कांच का जार है और इस जार के अंदर आपने पानी भर रखा है। ये जार है, ये जार है, जार में क्या है, पानी है, और इस पानी में आपने क्या डाला, इस पानी में आपने कॉपर सल्फेट, क्या डाला आपने, कॉपर सल्फेट डाला है, ठीक है। अब यहां पर देखो कॉपर सल्फेट के अणुओं की संख्या यहां क्या है, ज्यादा है, यानी इनकी सांद्रता यहां पर ज्यादा है, बाकी जल के अंदर कॉपर सल्फेट नहीं है। थोड़ी देर के बाद में देखा होगा कि ये जो बेकर का जो पानी है वो पूरा नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला। तो नीला किस कारण से हुआ, क्योंकि यहां पर जो कॉपर सल्फेट के जो कण हैं वो धीरे 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 पूरे पानी में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे और उन्हें वो गति करके पूरे पानी में फैल जाएंगे। तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट के अणुओं की गति किधर से किधर हुई, वो हुई है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर गई। तो इस प्रकार से परिभाषा आती है कि किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और ये जो विसरण है वो किस कारण से होता है, वो उस पदार्थ के अणुओं के अंदर पाई जाने वाली गतिज ऊर्जा के कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण पाई जाती है। क्योंकि गतिज ऊर्जा के कारण ही जो कण है वो क्या करते हैं, गति करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। क्लियर। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब किसी माध्यम के अंदर, मान लीजिए कोई माध्यम है, अब यहां पर जैसे मान लीजिए ये अमोनिया है और यहीं पर मैंने दूसरी बोतल ली और उस बोतल के अंदर मान लीजिए ये यहां पर इत्र है, यहां पर क्या है, इत्र है। दोनों के ढक्कन को अपन ने क्या कर दिया, खोल दिया। तो आपको पता है यहां पर इस एक ही क्षेत्र के अंदर, एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग पदार्थों के अणु हो गए। एक में क्या हो गया, एक में अमोनिया के है और एक में क्या है, इत्र है, ठीक है। इसको खोलेंगे तो दोनों के कण हैं वो क्या करेंगे, गति करेंगे, अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे। तो कहने का मतलब यह है इसमें एक पदार्थ के कणों की जो गति और दिशा होती है, क्या कह रहा हूं मैं, किसी पदार्थ के अणुओं की गति व दिशा दूसरे पदार्थ के अणुओं द्वारा प्रभावित नहीं होती है। कहने का मतलब है
कि जैसे अमोनिया के जो कण हैं वो इत्र के कणों को प्रभावित नहीं करेंगे और इत्र के कण हैं वो किसको प्रभावित नहीं करेंगे, अमोनिया को। और दोनों पदार्थों के कण हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने क्षेत्रों की ओर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और उन दोनों की गति और दिशा जो होती है वो स्वतंत्रता पूर्वक होती है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, स्वतंत्र विसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वतंत्र विसरण। क्लियर। प्रिय छात्रों, ये जो विसरण है ये कंप्लीट हो गया। अब आता है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो विसरण के प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। ये तो अपने एक जनरली बातें की थी कि विसरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये देखें। अब आता है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। पॉइंट है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विसरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और उसमें पहला जो कारक आता है वो आता है तापमान। देखिए, जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो उनके अणुओं के मध्य पाए जाने वाले जो बंध होते हैं वो टूटते हैं और वो अणु ऊष्मा लेकर के और दूर तक क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी उनके विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो विसरण की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर कम होगा, विसरण की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद में आता है घनत्व। उसके बाद में आता है पदार्थ का घनत्व। देखिए, जो विसरण की दर होती है, जो विसरण की दर होती है ये घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपातिक होती है। यानी विसरण की दर होती है वो घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब किसी पदार्थ का घनत्व ज्यादा होता है तो विसरण की दर कम होती है। जब किसी पदार्थ का घनत्व कम होता है तो विसरण की दर क्या होती है, ज्यादा होती है। कहने का मतलब घनत्व ज्यादा होगा तो विसरण की दर कम होगी, घनत्व कम होगा तो विसरण की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। अब कई लड़कों को यह नहीं पता कि घनत्व क्या चीज होती है या डेंसिटी क्या चीज होती है। तो घनत्व का मतलब यह होता है इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले अणुओं की जो संख्या होती है वो उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अधिक घनत्व का मतलब यह होता है कि उस इकाई क्षेत्र के अंदर उस पदार्थ के अणुओं की संख्या क्या है, ज्यादा है। कम घनत्व का मतलब यह है कि उस क्षेत्र के अंदर अणुओं की संख्या क्या है, कम है। क्लियर। यह हो गया आपका टेम्परेचर हो गया, पदार्थ का घनत्व हो गया। और इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो ये है दाब प्रवणता। वो है दाब प्रवणता। तीसरा फैक्टर आता है दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट। जब किसी माध्यम में दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो विसरण की दर बढ़ती है। विसरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। और दाब कम होता है तो विसरण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जब किसी के ऊपर प्रेशर डालते हैं या उसको दबाया जाता है, बल लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, तो उसके अणु तेजी के साथ क्या करेंगे, गति करेंगे, तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दाब कम होगा तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। फिर उसके बाद में आता है पौधों में विसरण का महत्व। यानी पौधों के अंदर विसरण का क्या महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स। तो पहला महत्व तो यह है कि वातावरण और पादप कोशिका के मध्य, यानी वातावरण और पौधों के मध्य जो O2 CO2 का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, वो विसरण के द्वारा होता है। क्योंकि पौधे होते हैं वो बाहर से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, O2 लेते हैं। जब O2 छोड़ते हैं तो O2 लेना, CO2 लेना, O2 छोड़ना, CO2 लेना, O2 छोड़ना। O2 CO2 का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, वो विसरण के द्वारा होता है। इसके अलावा पौधों के द्वारा वातावरण के अंदर या एनवायरमेंट में